नमस्कार। आज हम वित्तीय प्रबंध के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसमें वित्तीय प्रबंध का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, इनके बारे में आपके सामने मैं अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। सर्वप्रथम वित्तीय प्रबंध की भूमिका के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। वित्तीय प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध का वह कार्यात्मक क्षेत्र है जिसमें एक उपक्रम की वित्तीय कोषों की प्राप्ति एवं उसके उचित उपयोग से संबंधित होता है। यह उपक्रम के वित्त तथा वित्तीय क्रियाओं के सफल तथा कुशल प्रबंध के लिए जिम्मेदार होता है। वित्तीय प्रबंध में वित्त से संबंधित पहलुओं पर निर्णय करना तथा नीति निर्धारण करने से संबंधित क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। साधारण शब्दों में वित्तीय प्रबंध का आशय प्रबंधकीय प्रक्रिया के माध्यम से वित्तीय कार्य के प्रभावी नियोजन एवं निष्पादन से होता है। वित्तीय प्रबंध की परिभाषा प्रोफेसर जी.एल. मेसी के अनुसार वित्तीय प्रबंध व्यवसाय की वह संचालनात्मक प्रक्रिया ऑपरेशनल एक्टिविटी है जो उपक्रम के कुशलतापूर्वक संचालन के लिए आवश्यक वित्त की प्राप्ति एवं उसके प्रभावी उपयोग हेतु उत्तरदायी होती है। वित्तीय प्रबंध की विशेषताओं में सर्वप्रथम पहली विशेषता है व्यावसायिक प्रबंध का अभिन्न अंग। इसमें प्रोफेसर इजरा सोलोमन का कहना है कि वित्तीय प्रबंध को कोषों की व्यवस्था करने से संबंधित एक स्टाफ गतिविधि के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि संपूर्ण प्रबंध और ऑल मैनेजमेंट के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाता है। दूसरी विशेषता है सतत प्रशासनिक कार्य। वित्तीय प्रबंध में पूंजी बजटन के साथ साथ कार्यशील पूंजी के प्रबंध का कार्य भी किया जाता है और यह प्रक्रिया सतत रूप से वर्ष भर चलती रहती है। इसकी तीसरी विशेषता है वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक। प्रोफेसर कोहेन एवं रॉबिन्स ने वित्तीय प्रबंध को कला एवं विज्ञान दोनों माना है। वित्तीय कार्य वर्तमान में वर्णनात्मक कम तथा वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक अधिक होते जा रहे हैं। वित्तीय प्रबंध की फोर्थ जो विशेषता है वह है केंद्रीकृत प्रकृति, सेंट्रलाइज्ड नेचर। प्रोफेसर जैक ओ वेंस ने कहा है कि आधुनिक औद्योगिक उपक्रम में विपणन एवं उत्पादन कार्यों का केंद्रीकरण तो संभव है, किंतु वित्तीय समन्वय एवं नियंत्रण की स्थिति केंद्रीकरण के द्वारा ही स्थापित की जाती है। इसकी पांचवी विशेषता है व्यापक क्षेत्र, वाइड स्कोप। वित्तीय प्रबंध के कार्यक्षेत्र में न केवल दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूंजी की प्राप्ति हो रही है, वरन अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कोषों की प्राप्ति, कोषों का उचित आवंटन तथा अनुकूलतम उपयोग भी सम्मिलित होता है। वित्तीय प्रबंध का छठा बिंदु सभी प्रकार के संगठनों में लागू होना। यह सभी प्रकार के निर्माणी एवं सेवा संस्थानों में लागू होता है। प्रोफेसर रेमंड चैम्बर्स के अनुसार वित्तीय प्रबंध किसी भी प्रकार के उपक्रम में या संगठन में लागू किया जा सकता है, चाहे इसके उद्देश्य या संविधान कैसा भी हो। यह निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लागू किया जाता है। वित्तीय प्रबंध का सातवां बिंदु है विशेषता है लेखांकन कार्य से भिन्न, डिफरेंट फ्रॉम द अकाउंटिंग फंक्शंस। वित्त कार्य लेखांकन कार्य से भिन्न है। मूल रूप से लेखांकन का कार्य संबंध संग्रहण, डेटा कलेक्शन करना है, जबकि
वित्तीय कार्य निर्णय के लिए समंकों के विश्लेषण से संबंधित है। अब हम वित्तीय प्रबंध के उद्देश्यों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक फर्म का वित्तीय उद्देश्य स्वामियों के आर्थिक हितों को अधिकतम करना किया गया है और इसके लिए निम्नलिखित 2 मापदंड निर्धारित किए गए हैं। पहला है लाभ अधिकीकरण, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रत्येक व्यवसाय का मूल्य उद्देश्य उसके स्वामियों के हितों में वृद्धि करना माना जाता है और यह अधिकतम लाभार्जन द्वारा ही संभव है। इस उद्देश्य के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। पहला है विवेकपूर्ण, दूसरा है आर्थिक कुशलता का माप, तीसरा है प्रमुख प्रेरणा स्रोत, चौथा है अधिकतम सामाजिक कल्याण और पांचवा है निर्णय का आधार। लेकिन लाभ अधिकीकरण के उद्देश्य की कतिपय आलोचना भी है, जैसे श्रमिकों एवं उपभोक्ताओं का शोषण। दूसरा है अपूर्ण प्रतियोगिता में लाभ अधिकीकरण का कोई औचित्य नहीं होता है। तीसरा है यह 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रमुख उद्देश्य तथा वर्तमान में इसे कठोरता से लागू नहीं किया जा सकता है। निष्कर्ष में कहा जा सकता है यह अवास्तविक, कठिन, अनुचित तथा अनैतिक उद्देश्य माना जाता है। आर्थिक कल्याण के मापदंड के रूप में इसे अस्वीकार किया जाता है। इसके पीछे निम्नलिखित कारण है। नंबर 1, अस्पष्ट लाभ कौन सा होगा, सकल लाभ होगा, कर पश्चात लाभ होगा, शुद्ध लाभ होगा, कौन सा लाभ होगा, इसके बारे में ये नहीं बताता है। दूसरा है विभिन्न वर्षों की आय को समान महत्व दिया जाता है, जबकि आज प्राप्त होने वाला 1 रुपया 2 वर्षों के प्राप्त होने वाले रुपये के मूल्य से भिन्न होगा। तीसरा है व्यवसाय के सामाजिक दायित्वों की अवहेलना करता है। अब हम दूसरा उद्देश्य जो कि है अधिक महत्वपूर्ण है, संपदा अधिकीकरण, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। संपदा अधिकरण के सिद्धांत के अनुसार वित्तीय प्रबंध का मूलभूत उद्देश्य कंपनी के समता अंशों के बाजार मूल्यों में अधिकतम वृद्धि करना होता है। इससे स्वामियों की संभावित भावी प्रत्याय के वर्तमान मूल्य में वृद्धि होती है। यही कारण है कि समता अंशों के बाजार मूल्यों में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। पहला है उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार, ग्राहक संतुष्टि बनाए रखना, अनावश्यक जोखिम से दूर रहना, वित्त पूर्ति में ऋण एवं क्षमता में संतुलन, संतोषप्रद लाभांश नीति का पालन। संपदा अधिकरण लाभ अधिकरण के उद्देश्य से श्रेष्ठ माना जाता है। इसके पीछे निम्नलिखित कारण है। पहला है आयकर रोकड़ प्रभाव में माप। आयकर रोकड़ प्रभाव में माप के कारण लेखांकन लाभों की अस्पष्टता समाप्त हो जाती है। दूसरा बिंदु है मुद्रा के समय मूल्य को मान्यता। लाभ संपदा अधिकरण में एक निश्चित पट्टा दर पर कटौती कर आय के समय मूल्य को मान्यता प्रदान की जाती है। तीसरा है जोखिम एवं अनिश्चितता का विश्लेषण किया जाना। फोर्थ है अन्य उद्देश्यों के विरुद्ध नहीं होना, अर्थात संपदा अधिकरण अन्य उद्देश्यों के विपरीत नहीं होता है। लास्ट में निष्कर्ष में ये कहा जा सकता है, जैसा कि प्रोफेसर लॉरेंस जे गिटमैन ने कहा है कि लाभ अधिकीकरण को कभी भी संपदा अधिकतम करने के बृहत उद्देश्य पर हावी होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। धन्यवाद।